नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2017 का 19 अगस्त का शिफ्ट थर्ड का जो पेपर हुआ था। इसके पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पहले वो आप पार्ट देखें। दोस्तों अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसके आने वाले पार्ट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकें। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है कि किस वर्ष भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा है। ध्यान से पढ़ना है, नहीं लड़ा है, क्योंकि जल्दबाजी में कभी कभी आप लड़ा समझ के आंसर लगा देंगे। तो इस चारों ऑप्शन हैं आपके सामने, आपको बताना है इसमें से किस सन में भारत ने जो है पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा है। तो इसका सही उत्तर है 1950। बाकी जो तीन हैं, और इस क्वेश्चन से आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ अब तक कुल कितने युद्ध लड़े हैं। तो भारत ने पाकिस्तान के साथ अब तक कुल 4 युद्ध लड़े हैं। इस क्वेश्चन से आपको ये भी याद रखना है। साथ हम चारों ऑप्शन को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो इससे पहले युद्ध हुआ है सबसे पहले 1947 में, इसको कहा जाता है प्रथम कश्मीर युद्ध या भारत पाक युद्ध। तो इसको इस नाम से जाना जाता है, भारत और पाक युद्ध के नाम से, और इसको साथ में प्रथम कश्मीर युद्ध भी कहते हैं। उस समय राजा हरी सिंह जो थे वहाँ के राजा थे, राजा हरी सिंह वहाँ के राजा थे। साथ में इसके साथ दूसरा नंबर पे जो है 1965 में जो हुआ था भारत पाक युद्ध नदी जल बंटवारे को लेकर। इसमें ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया गया था। याद रखना है कौन सा, ऑपरेशन जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया गया था। इसमें सीमा विवाद के कारण हुआ था। फिर इसी कारण 1960 में जो है सिंधु जल समझौता हो गया था। किनके बीच, नेहरू और पाकिस्तान के पीएम कौन थे, अयूब खान के बीच हुआ था ये समझौता, सिंधु जल समझौता। और 1966 में हुआ था ताशकंद समझौता। इसके बाद जो युद्ध हुआ था 1971 का युद्ध हुआ था। 1971 का युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान जो था कहलाता था उस तरफ युद्ध हुआ था। तो बांग्लादेश स्वतंत्र राज्य बन गया था। तो बांग्लादेश 6 दिसंबर 1971 को एक स्वतंत्र देश बन गया था और इसमें भारत की बहुत पूर्ण भूमिका रही थी। और उस समय पहले जो राष्ट्रपति बने थे बांग्लादेश के वो कौन थे, मुजीबुर रहमान, जो पहले राष्ट्रपति बने थे। इन युद्ध सब के अलावा एक युद्ध और हुआ था, सबको मालूम होगा, 1999 का युद्ध, जिसको हम सब कारगिल युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। तो ये सब लोगों को मालूम होगा। इसमें यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है कि इस युद्ध में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो ऑपरेशन इसमें चलाया गया था ऑपरेशन विजय। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको 4-5 फैक्ट एक्स्ट्रा जानने मिले, वो आपको याद रखना है। 1999 का जो है इसमें ऑपरेशन विजय चलाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारतीय संघ में कितने राज्य हैं। देखिए पिछला जो सेट हमने सॉल्व किया था उसमें पूछा गया था कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, और जो उसकी बाद अगला शिफ्ट हुआ उसमें पूछ लिया कितने राज्य हैं। तो इस बार भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको बताना है भारतीय संघ में कितने राज्य हैं। जब पेपर हुआ था उस समय 29 राज्य थे, लेकिन वर्तमान अभी जुलाई 2020 में 28 राज्य हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किस अधिनियम ने भारत में राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप में बदलकर भाषाई रेखाओं के साथ उन्हें संगठित किया। तो कौन सा अधिनियम था, वो था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956। तो इसके तहत था, इसी के तहत पहली भाषाई आधार पर जो बना था आंध्र प्रदेश राज्य है, भाषाई आधार पर गठित किया जाने वाला पहला राज्य था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2016-17 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती। तो आपको बताना है किसने जीती। तो 2016-17 की जो ट्रॉफी है वो जीती थी तमिलनाडु ने। लेकिन बात करते हैं वर्तमान में किसने जीती। तो वर्तमान में 2019 में अक्टूबर 19 में विजय हजारे ट्रॉफी हुई थी, जिसको किसने जीता था, जिसको जीता था कर्नाटक ने। और किसको हरा के, तमिलनाडु को हरा के। कर्नाटक इसमें विजेता रहा था, विनर रहा था, और इसमें ये उपविजेता रहा था तमिलनाडु। तो याद रखना है कर्नाटक ने कितनी भी बार जो ट्रॉफी जीती 19 की मिलाकर 4 बार अब तक विजेता रहा है कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन से आपको ऐसा याद करना है। और ये कहाँ हुई थी,
विजय हजारे ट्रॉफी चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में हुई थी। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में इसका जो फाइनल मैच था वो चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में हुआ था। इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है, कर्नाटक ने जीती है 2019 की, किसको हरा के? तमिलनाडु को। और कितनी बार जीत चुका कर्नाटक अब तक? तो 4 बार जीत चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 1873 में निम्नलिखित में कौन से संगठन का प्रारंभ ज्योतिबा फुले ने किया था? तो आप सब लोगों को मालूम होगा कि सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में करी थी। इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बाकी डिस्कस करते हैं तीनों पार्टी के बारे में और हम डिटेल में। तो पहले नंबर डिस्कस करेंगे बहुजन पार्टी, जो बहुजन समाजवादी पार्टी, इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1984 को हुई थी। जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? भी मायावती हैं। और इसकी स्थापना किसने करी थी? तो इसकी स्थापना करी थी काशीराम ने। काशीराम ने करी थी इसकी स्थापना। इस क्वेश्चन से आपको ये याद रखना है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने करी थी? काशीराम ने। इसके संस्थापक हैं काशीराम। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मायावती। स्थापना कब हुई थी? 1984 में। बढ़ते हैं अगली वाली पार्टी पर। इसके बाद पार्टी है जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी की स्थापना किसने करी थी? तो पी त्यागराज ने। पी त्यागराज ने इसकी स्थापना करी थी। और कब करी थी? तो 1916 में चेन्नई में करी थी। 1916 में करी थी। और कहाँ? चेन्नई में करी थी। दूसरी पार्टी डिस्कस हो गई। बढ़ते हैं अगली वाली पार्टी। लास्ट है जो प्रार्थना समाज की स्थापना। ये लगभग सभी को मालूम होगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी? आत्मारंग पांडुरंग ने। आत्मारंग पांडुरंग ने। कब करी थी? तो 1867 में। तीनों चीज़ आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो ये था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी? आत्माराम पांडुरंग ने। कब करी? 1867 में करी। ये आप साथ में कॉपी पेन लेके बैठे रहें। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ उसको कॉपी में नोट डाउन कर लें, क्योंकि तभी आपका इस वीडियो को देखने का मकसद सही होगा। वीडियो को पॉज करें, लिखें, अपने हाथ से उत्तर दें। नहीं बनता है तो फिर वीडियो को देखें। ऐसे में क्या होगा, आपके साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर होते चलेंगे और डिटेल एनालिसिस आपको मिलता रहेगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इन सब की पीडीएफ्स पाने के लिए नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम विकसित माना जाता है? तो आप सबको मालूम होगा कि परम 8000 जो है भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर है, जिसको किसने विकसित किया था? CDEC ने। अब इसका फुल फॉर्म आप लोगों को पता है कि नहीं? पहले लगाएं फिर मैं बताता हूँ। सी से है सेंटर फॉर एडवांस डेवलपिंग कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपिंग ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? पुणे में है। और इससे क्या आप जानकारी ले सकते हैं एक्स्ट्रा? आपको पता होगा कि जो नॉर्मल कंप्यूटर की स्पीड है वो किस में मापी जाती है? MIPS, मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। लेकिन जो सुपर कंप्यूटर्स रहते हैं उनकी स्पीड किस में मापी जाती है? सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड रहती है वो फ्लॉप्स में मापी जाती है, FLOPS। इसका फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ये सुपर कंप्यूटर की स्पीड जो है इसमें मापी जाती है। वर्तमान में 2018 में प्रत्युष बनाया गया था जो सुपर कंप्यूटर था। प्रत्युष भारत का अभी तक जो है सुपर कंप्यूटर है विकसित, न्यू वर्जन का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्न में से किस जिले में अफीम उत्पादन जाना जाता है? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है व्यापम का, सभी लोगों को मालूम होगा कि अफीम उत्पादन में कौन सा राज्य उत्तीर्ण है? तो मंदसौर जो है वहाँ पर अफीम उत्पादन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है इनमें से गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था? तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था जिसने गोवा पर शासन किया। तो इसका सही उत्तर है पुर्तगाल, जिसने गोवा पर अंतिम समय तक शासन किया। और भारत ने इस पर सैन्य शक्ति के माध्यम से सन 1961 में इसको पूर्ण मुक्त किया। और साथ में गोवा भारत का 25वां जो है राज्य बना था। कब बना था? 1961 में 25वां राज्य पुर्तगालियों से मुक्त कराया था। साथ में दमन और दीव को भी मुक्त कराया था। इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आपको बताना है प्राचीन समय में इनमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता था?
तो 4 ऑप्शन है आपके साथ में, बताना है। तो सही उत्तर इसका है इलाहाबाद। तो दोस्तों वर्तमान नाम भी इसको आप लोगों को पता होगा कि इसका नाम वर्तमान में क्या है। तो सभी को पता है कि वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज है। और प्राचीन नाम भी इसका क्या था, पहले प्राचीन नाम था, इसमें राज नहीं लगा था, प्राचीन नाम था इसका प्रयाग। तो इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बाणसागर बांध किन के नाम पर रखा गया है। तो आप लोग नाम से ही दिख रहा है कि बाणसागर किन के नाम पर रखा गया है, तो बाणभट्ट के नाम पर रखा गया है। तो बाणसागर बांध कहाँ पर है, तो देवलोंद शहडोल में है। देवलोंद के पास, देवलोंद स्थान है शहडोल के पास, वहाँ पर है। और किस नदी पर है, तो ये सोन नदी पर है। इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो बहुत ही सरल आंसर देना है आपको इसका, और ये उत्तर इसका मोहम्मद एम हिदायतुल्लाह पर जो प्रथम न्यायाधीश थे। लेकिन आपको बताना क्या है अब इसमें कि वर्तमान में कौन है, प्रेजेंट में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। तो इसका सही उत्तर है अजय कुमार मित्तल, शॉर्ट में इनको बोलते हैं AK मित्तल, जो कौन से नंबर के हैं, 25वें नंबर के हैं। और ये पहले कहाँ के रह चुके, ये मेघालय हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे इससे पहले। अब मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट में आ गए हैं। तो मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट की बात आई है, तो आपको बताना है कि हमारी 2 खंडपीठ कहाँ कहाँ है मध्य प्रदेश की। 2 खंडपीठ, एक तो हमारी है इंदौर में और दूसरी जो है ग्वालियर में है। तीसरी प्रस्तावित है कहाँ पे है, तीसरी प्रस्तावित भोपाल में है। वर्तमान में 2 खंडपीठ हैं, तीसरी प्रस्तावित है भोपाल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे। तो आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे, तो हमारे मनमोहन सिंह थे आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री। बाकी आप लोगों को जानते होंगे, षणमुखम शेट्टी, नरसिंह राव और बैंकरमन कीजिए के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है राजतरंगिणी के लेखक कौन है। बहुत ही सरल प्रश्न है, इसका उत्तर देने की लगता है मुझे जरूरत नहीं है, आप लोग दे देंगे। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं कल्हण। सूरदास जी को जानते ही होंगे, इन्होंने क्या लिखी है, साहित्य लहरी, सूरसागर, शूद्रक और कल्लप्पक के लिए भी आप जानते होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का पूरा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आपको यहाँ बताना है कितने वर्ष का होता है। तो सही उत्तर इसका है 5 साल का होता है लोकसभा का कार्यकाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कोलकाता में किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही उत्तर है हुगली नदी के किनारे फोर्ट विलियम कोलकाता स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब आपको बताना है कि सविनय, यहाँ मिस्टेक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो आपको बताना है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो इसका सही उत्तर है 1930 में, जो गांधी जी ने शुरू किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सिखों के 9वें गुरु कौन थे। तो आपको बताना है सिखों के 9वें गुरु कौन थे। तो गुरु तेग बहादुर जो है सिखों के 9वें गुरु थे। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, तो सिखों के प्रथम जो गुरु थे कौन थे, गुरु नानक। गुरु नानक जो थे सिखों के प्रथम गुरु थे। आपको कमेंट में बताना है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। ये क्वेश्चन आज आप लोगों को दे रहा हूँ, बहुत ही सरल है, आप लोग लगता है इसका आंसर दे देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है इंचियान एशियाई खेल 2014 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे। तो इसका उत्तर आपको बताना है कितने स्वर्ण पदक जीते थे। तो इसका सही उत्तर है 11। भारत ने कितने पदक जीते थे, इसमें 11 पदक जीते थे। अब आपको बताना है कि जो 2018 में एशियाई खेल हुए थे उसमें भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भारत ने जो एशियाई खेल हुए थे वो कहाँ हुए थे, ये भी बताना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो सभी को मालूम है उमा भारती के बाद बाबूलाल गौर जो हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इनको बुलडोज़र मंत्री भी कहा जाता है। ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि बुलडोज़र मंत्री को के रूप में कौन जाना जाता है। तो इनका उपनाम पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि बाबूलाल गौर। और शिवराज सिंह को जो है
किस नाम से जाना जाता है? तो पाँव पाँव वाले भैया। यह आप लोगों को मालूम हो कि नहीं? पाँव पाँव वाले भैया इनको कहा जाता है, क्योंकि ये पहले जो थे जब ये अपने कॉलेज टाइम में तो यहाँ वहाँ चलकर बहुत यात्राएं करते थे, तो इनको पाँव पाँव वाले भैया के नाम से जाना जाने लगा। शिवराज सिंह चौहान जी के लिए। बाबूलाल गौर जो हैं बुलडोजर मंत्री। और पहला जो ऑप्शन है वो कौन है? दिग्विजय सिंह। इनको क्या नाम से जाना जाता है? इनको डिग्गी राजा के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रख लेना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है? मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है गोवा, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। तो आप लोग पूछेंगे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आप प्रश्न आ गया है हिंदी का। आपको विषम बताना है कि इनमें से विषम कौन है? थैला और सामान, कलम और पेंसिल, संबंधी परिजन, ब्रेड और मक्खन। तो आपको बताना है इसमें से अलग कौन है। तो इसका सही उत्तर है कलम और पेंसिल, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ को व्यक्त कर रहे हैं। कलम भी वही है और पेंसिल भी उसी चीज़ को कहते हैं, बाकी ऑप्शन में सब चीज़ अलग अलग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि इसमें एस्ट्रोजन जो है अंडाशय से दिया हुआ है, तो टेस्टोस्टेरोन में इसके बाद क्या आएगा? तो आपको पता है जो एस्ट्रोजन है, जो हार्मोन्स है, वो फीमेल से रिलेटेड है, अंडाशय से है, और टेस्टोस्टेरोन जो है वो अपना इसका टेस्टिस वृषण से है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। और आपको ये भी हार्मोन है, ये थायराइड ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है और अधिवृक्क ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को आप लोगों को मालूम हो क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नरम मिट्टी से निर्मित निपटान योग्य कप कुल्हड़ों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता क्योंकि? आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं, बताना है आपको कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, उन्हें बड़े पैमाने पर बनाने से मिट्टी की ऊपरी जो उपजाऊ परत रहती है उसको नुकसान होगा। ये देखो आपको निपटान योग्य कप कुल्हड़, जिसमें आप चाय पीते हैं, देखा होगा आपने, मिट्टी के ऐसे ऐसे बने होते हैं जिसमें से आप चाय पीते हैं। तो इनका प्रोत्साहन क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि ये जो मिट्टी की जो ऊपरी परत रहती है मिट्टी की, उससे ये बनाए जाते हैं। इससे क्या होगा? मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो उपजाऊ परत नष्ट हो जाएगी। इस कारण इसको ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपको बताना है 4 ऑप्शन है, जब व्यक्ति को पीलिया होता है तो कौन सा उसका जो अंग है वो प्रभावित हो जाता है। तो प्रभावित होता है यकृत, लीवर जो है। पीलिया होने की कंडीशन में व्यक्ति का शरीर कैसा पड़ने लगता है? पीला पड़ने लगता है। नाखून व्यक्ति के पीले पड़ जाते हैं और व्यक्ति की जो आंखों का रंग है वो पीला पड़ जाता है, नाखून पीले पड़ने लगते हैं इस रोग में। तो चलते बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्न में किस में एक सुनामी होने की संभावना होती है? मतलब तो बिजली, वायु, अधोजल या फिर बर्फ। तो आप इसका सही उत्तर है अंडर वाटर अर्थक्वेक्स, अधोजल भूकंप। तो ये क्या होती है? सुनामी होने की संभावना होती है। बाकी 3 ऑप्शन गलत हैं। इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा, छतरपुर जिले में जो है एक बहुत गहरा भीम कुंड है जिसकी अभी तक गहराई नहीं नापी जा सकी है। डिस्कवरी वाले वैज्ञानिक भी आए थे, लेकिन इस भीम कुंड की जो गहराई है वो अभी तक इसकी वो नाप नहीं पाए हैं। भीम कुंड की इतना गहरा है, ये छतरपुर जिले में है। आप लोग इसको यूट्यूब पर सर्च करके भी देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब 2004 में सुनामी आई थी तो इसमें जो भीमकुंड का पानी है ये ऊपर हिलोरें लगाने लगा था। तो ये इसी का एग्जाम्पल है कि अधोजल भूकंप जो क्या होता है, सुनामी होने की एक संभावना बताने लगता है कि अब कहीं ना कहीं सुनामी आने वाली है। तो ये जो अंडर वाटर रहता है ये इसमें क्या हलचल उत्पन्न होने लगती है। आपने देखा कोई कहीं तालाब वगैरह बड़े तालाब रहते हैं तो उसमें लहरें उत्पन्न होने लगती हैं अंडर वाटर के त्वरित से, जो तरंगें होती हैं उसको प्रभावित करती हैं ज़मीन के थ्रू। तो ये वहाँ पर अधोजल भूकंप इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को तो क्या कहा जाता है? मल जल शोधन, स्वेवेज ट्रीटमेंट। अपशिष्ट जल जो है अपने घरों से निकलता है, उसमें सब मिक्स रहता है मटेरियल, तो उसको उपचार मतलब उसको सही करने, पीने योग्य बनाने, नहाने धोने योग्य बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मल जल शोधन।
बाकी ये तो आप वाटर को शुद्ध कर देते हैं। अपशिष्ट बात कर रहे हैं, अपशिष्ट, तो अपशिष्ट यही पदार्थ रहता है इसमें। बाकी ये पानी को, ये तो वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड है। क्लोरीकरण उसमें जल को साफ बनाने के लिए करते हैं। विलवणीकरण पानी में अलग करने के लिए लवण को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है तो उसका ऊतक वसा से भर जाता है। तो इसमें क्वेश्चन में उसका आंसर दिख रहा है, वसा ऊतक है तो बसी ऊतक से ही भरेगा। कहते हैं ना लोगों को कि चर्बी चढ़ गई, चर्बी जो है वो इसी वसा को बोलते हैं। कि जो व्यक्ति खाता है तो उसकी जो चमड़ी के ऊपर नीची वाली परत है उसमें वसा इकट्ठित हो जाता है, जिस कारण से जो है उसकी बॉडी ज़्यादा फैल जाती है, उसमें चर्बी एकत्रित हो जाती है। यही कारण चर्बी व्यक्ति को हार्ट अटैक का कारण बन जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जब वायु में एल्कोहल दहन करता है तो ऊर्जा के रूप में मुक्त क्या होती है। तो ऊर्जा के रूप में जो क्या मुक्त होती है, ऊष्मा और प्रकाश दोनों जलते हैं। अब आपने देखा होगा जब भी एल्कोहल को जलाते हैं, एल्कोहल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप शराब ले लीजिए। जो शराब में यदि आप कोई माचिस की तीली झुकाएंगे, मान लो शराब भरी हुई इसमें, तो इसमें क्या है, आग लग जाएगी। तो इसमें आग लगेगी तो क्या निकल आएगा, उसमें आग में ऊष्मा भी होगी, साथ में वो प्रकाश भी देगा। तो जब वायु में अल्कोहल दहन करता है तो क्या हो जाए, ऊर्जा के रूप में ऊष्मा और प्रकाश दोनों मुक्त होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान के पौधों में जल हानि की दर इसकी उपस्थिति के कारण कम होती है। तो इसका सही उत्तर है क्यूटिकल। क्यूटिकल के कारण पौधों में जो जल हानि की दर है कम हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि जो रेगिस्तान में पौधे उगते हैं उनमें बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नांगफनी, इंग्लिश में बोलते हैं कैक्टस। आपने देखा होगा नांगफनी के पौधे ऐसे ऐसे उगते हैं, उसमें कांटे कांटे लगे रहते हैं, ऐसे ऐसे कांटे कांटे लगे रहते हैं। इसको बहुत ही कम पानी चाहिए पड़ता है, ये रेगिस्तान में रहता है तो ऐसे ऐसे कैक्टस उसमें उग जाते हैं। तो ये जो का कारण होता है जल हानि की दर, क्यूटिकल के कारण। आपको इस क्वेश्चन से इतना याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर में ऊर्जा निम्न प्रक्रिया से माध्यम उत्पन्न होती है। तो किससे उत्पन्न होती है, नाभिकीय विखंडन, लेकिन ये नियंत्रित होती है। अनियंत्रित होगी तो दिक्कत बन जाएगी। तो नाभिकीय विखंडन नियंत्रित होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आँख के बीच आवश्यक दूरी होनी चाहिए। तो ये तो क्वेश्चन पिछली शिफ्ट का रिपीट हो गया। तो आपको उत्तर मालूम ही होगा 25 सेंटीमीटर की व्यक्ति को एक पुस्तक पढ़ने के लिए न्यूनतम 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मॉसेस ब्रायोफाइट होते हैं, इससे पहचाने जाते हैं। तो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है प्रभावी गैमोफाइटिक अवस्था का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। को बताना है मधुमेह के क्या लक्षण हैं। तो मधुमेह के जो इसको शुगर बोलते हैं, कभी लोग शुगर के नाम से जानते हो, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाए आप लोग, कभी कभी शुगर की पूछ सकते हैं, डायबिटीज़ भी बोलते हैं। मधुमेह के क्या लक्षण होते हैं, व्यक्ति को क्या होती है, बार बार उसको टॉयलेट जाना पड़ता है, बार बार पेशाब और असमान प्यास लगती है व्यक्ति को। तो ये मधुमेह के जो लक्षण होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर जो गहरे गड्ढे दिखते हैं उनको क्या कहते हैं। तो उन गहरे गड्ढों को क्या कहते हैं, क्रेटर्स। चंद्रमा पर जो गहरे गड्ढे दिखते हैं उनको क्या कहते हैं, क्रेटर्स कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक पुष्प में जिसमें नर तथा मादा दोनों के प्रजनन अंग होते हैं क्या कहलाता है। तो दोनों के जिसमें प्रजनन अंग होंगे वो क्या कहलाएगा, उभयलिंगी पुष्प, बायसेक्सुअल फ्लावर। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है, जिनमें दोनों नर तथा मादा दोनों के प्रजनन अंग होते हैं उसको क्या कहते हैं, उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, उसे पहचानना है। तो प्राकृतिक आपदा क्या नहीं है भाई, सूखा आता है तो प्राकृतिक होती है, भूकंप आता है थोड़ी मालूम चलता तो प्राकृतिक है, और बाढ़ जो आती है वो भी प्राकृतिक है। तो क्या नहीं है इसमें प्राकृतिक, वो है शहरों के लिए वनोन्मूलन। भाई आप शहर बसाते जा रहे हैं और पेड़ों को आप काटते जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, ये प्राकृतिक आपदा नहीं, आप मानव द्वारा निर्मित ही आपदा है। क्योंकि वनों को काटेंगे तो जल स्तर भूमि का गिरेगा, मिट्टी का कटाव होगा, जिससे पानी में प्रॉब्लम होगी। कभी पानी बहुत अधिक गिरेगा, कभी बिल्कुल नहीं गिरेगा। तो जो वर्तमान में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो इसी कारण हो रही हैं कि लोग शहरीकरण कर रहे हैं और वनों को वृक्षारोपण नहीं कर रहे हैं, काटते जा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा ये कारण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
ये अंतिम ही प्रश्न था। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में ये वीडियो दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों कल बहुत ही जल्द इसका अगला पार्ट अपलोड होने वाला है। आप प्लेलिस्ट में जाके पूरी वीडियोस देख सकते हैं हमारी। आज यहीं वीडियो को करते हैं बंद। तब तक दीजिए अलविदा। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर से नए सेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।